खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया। जी सलाम जे के मैं हूँ आपका मेज़बान इशफाक गौहर। मार्च की 15 तारीख हफ्ते का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा 10 बजे तक हमारा साथ देंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे आपको हर खबर से बाखबर किया जाए। खबर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर मुश्तमिल होगी, मौसम के मिजाज से होगी और न सिर्फ मशरिक़ी वस्ता आपको लिए चलेंगे, बल्कि आपको और भी बड़ी खबरों से बाखबर करेंगे। इसलिए आप हर पल हमारा साथ देंगे। यहाँ इस प्रोग्राम में सिर्फ खबर नहीं, तज़िया नहीं, तबसरा नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ को भी शामिल प्रोग्राम किया जाता है। आप अपने मामलात मसाइल आज रखेंगे अपने हुकूमत के सामने, उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के सामने। 9:45 पर हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी और आखिरी 15 मिनट आज हम आपके साथ बिताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम किया जाए। पिछले कई दिनों से लगातार ये शिकायत है कि जनाब वक्त की बड़ी किल्लत रहती है और टाइम नहीं मिलता है। अब की बार कोशिश करेंगे आखिर पर जो हमारे पास 10 से 15 मिनट का वक्त हो वो आपको दिया जाए ताकि आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइटों पर भी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी। और जब आप हमारी वेबसाइट्स और इन तमाम राब्ता साइटों पर आएंगे तो जहां पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ वन साइड कम्युनिकेशन ना हो। यहाँ पर भी आप इनबॉक्स में आकर अपनी बात ज़रूर रखिएगा। न सिर्फ अपनी बात रखिएगा बल्कि हालात वाक़ात के हवाले से भी हमें रूबरू ज़रूर करवाइएगा। फ़िलहाल आपको ये भी बताते चले कि जब हम इस प्रोग्राम का आगाज़ कर चुके हैं तो आपको हिस्ट्री ऑफ द डे भी बतानी है। तो आज तारीख़ के पन्नों में क्या कुछ हो चुका है और उस पर एक एक करके आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वाक़ात होते हैं लेकिन उनमें चंद अहम तरीन वाक़ात क्या कुछ है आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद थोड़ी देर में। लेकिन अब याद रखेंगे कि 9:45 पर फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। तब तक आप खबर, तज़िया और तबसरा देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारी तमाम राब्ता साइट पर। फटाफट से चलते हैं पहले पड़ाव पर और आपको बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज चंद अहम वाक़ात क्या कुछ है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। प्रोग्राम में सबसे पहले ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखते चलें। और आज सब आप जानते हैं मार्च की आज 15वीं तारीख है, साल 2025। इस बीच आपको बताते चलें कि आज के दिन कई अहम तरीन वाक़यात रुनमा हुए हैं। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह आज के दिन हुआ, साल 1919 में आज के दिन। और मार्च 15 की तारीख आती है। 1907 में फिनलैंड में ख़वातीन को वोट डालने का हक आज के दिन मिला। पहला यूरोपीय मुल्क बना जहां पर ख़वातीन के लिए सरकारी सतह पर इस तरह की अनाउंसमेंट हुई कि अब उन्हें भी हक़ रायदही का इस्तेमाल करने का मौका होगा। 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपने पहले आलमी दौरे के बाद स्पेन वापस लौटा। आज ही का दिन था 2003 में चीन में इक़्तिदार संभालने वाली नई नस्ल के हवाले हु जिनताओ ने नए सदर बनकर जिम्मेदारियां आज के दिन संभाली। और 2003 में एक तरह से आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑलरेडी रोल था लेकिन कम था, इसके बाद बढ़ गया। और शी जिनपिंग भी जो तीसरी मरतबा मुसलसल तारीख में चीन के अंदर 2 बरस कबल दोबारा सदर बने, वो भी एक तरह से एक जिम्मा उन्होंने दोबारा संभाला है। 1997 में ईरान ने पहली बार आज ही के दिन बैरून मुल्क खातून सियासतदान की तकर्री अमल में आज के दिन लाई, तकरीबन 30 बरस कबल। साल 2007 आज के दिन वोडाफोन और इसार के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ। आज ही का दिन था जब इटली के पोस्लियो में महात्मा गांधी का मुजस्मा पहली मरतबा नस्ब किया गया। मार्च की 15वीं तारीख 1744 में फ्रांसीसी शहनशाह लुइस एक्सवी ने बरतानिया के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान आज के दिन किया। और ये वो वक्त था जब कहा जाता है कि शहनशाह पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने का इरादा तो रखता था, लेकिन शुरुआत उसे यूरोप या अमेरिका के उन छोटे छोटे हिस्सों या जजीरों से करनी थी जहां उनके खिलाफ ऑलरेडी छोटे छोटे गिरोह काम कर रहे थे। 2002 में यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास आज के दिन बार्सिलोना के अंदर शुरू हुआ। 1988 में आज़ादी के बाद पहली बार 8 बड़ी सियासी जमातों ने भारत बंद की कॉल आज के दिन दी थी। साल 1964 सोवियत यूनियन ने मशरकी कजाकिस्तान में जौहरी तजर्बात आज के दिन किए थे। इसके अलावा 1901 में अजीम रेसलिंग कोच और पहलवान गुरु हनुमान की पैदाइश आज के दिन हुई, जिनकी खिदमात बिलखुसूस खेल के मैदान में जो रेसलिंग में नई वैरायटीज़ और नया काम और नए जोश के साथ वो आए थे, वो सारी चीज़ें आज के दिन याद की जा रही हैं क्योंकि आज उनका दिन है। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ मेजर इवेंट्स, बड़ी बातें आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ चलेंगे और इससे पहले हम दीगर मामलात की तरफ जाएं।
मशरिक़ वस्ता से, अरब ममालिक से, यूरोप और अमेरिका से चंद मालूमात अब तक पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत खबरों की होगी सऊदी अरब से, जहां आप सब जानते हैं रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में पहले अशर में आप देखेंगे तो 9 से 10 दिनों के दौरान 2.5 करोड़ नमाजियों और ज़ायरीन की आमद रमज़ान मुबारक के पहले अशर में मस्जिदुल हराम में देखने को मिली। और इसकी तस्दीक खुद मकामी अथॉरिटीज़ की जानिब से की गई कि कुल मिलाकर 10 दिनों के अंदर 55 लाख से ज़्यादा अफराद ने उम्र की सआदत भी साथ साथ हासिल की और नमाजियों की तादाद भी 2.5 करोड़ से मुतजावज कर गई सिर्फ पहले 10 दिनों के अंदर। रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में मस्जिदुल हराम में 2.5 करोड़ नमाजियों और ज़ायरीन की आमद हुई है। रमज़ान के पहले 10 दिनों में 55 लाख से ज़ायद अफराद ने उम्रे की सआदत भी हासिल कर दी है। जनरल अथॉरिटी बराए हरमैन शरीफा ने इबादत गुजारों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र जामिया इंतज़ामात के हवाले से नए अदाद शुमार भी जारी कर दिए हैं। मस्जिद हरम के सहन और गुजरगाहों में नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए 11,000 से ज़ायद मुलाजमीन तैनात कर दिए गए हैं, जबकि 350 सऊदी सुपरवाइज़र्स 4,000 कारकुनों की निगरानी कर रहे हैं, जो मस्जिद के रोज़ाना 5 बार साफ करते हैं। ये कारकुन ज़ायरीन को तवाफ़ के अलावा किसी तरह किए जाने के फ़राइज़ भी अंजाम देने में मदद करते हैं, जबकि तमाम हिफाजती इक़दामात को भी यकीनी बनाया गया है। याद रखिएगा, माना जा रहा कि कोविड के बाद ये पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर उम्रे की गर्ज से रमज़ान के पहले अशरे में लोग सऊदी अरब पहुंच रहे हैं और आखिरी अशरे के एतिकाफ़ के लिए ज़ायरीन की एक लंबी क्यू लगी हुई है। और मस्जिद हरम और इसी तरीके से दीगर मकामात पर जो एतिकाफ़ की खुसूसी नशस्तें होती है उनकी बुकिंग्स ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है, यानी जो हज़ारों और लाखों लोग एतिकाफ़ के लिए दरख्वास्त देते हैं और फिर बाद में सऊदी हुकूमत उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर अरेंजमेंट्स करती हैं, उससे तजावुज़ कर गई है। और अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से उन तमाम लोगों के जज्बात को बरकरार रखा जाए जो आखिरी अशरे का एतिकाफ़ हरम के अंदर करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल बड़ी खबर कि रमज़ान के पहले अशरा इख्ताम होने के साथ ही नए अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और नए अदाद शुमार के मुताबिक रमज़ान के सिर्फ पहले 10 दिनों में 55 लाख से ज़्यादा अफराद ने अभी तक उम्रे की सआदत हासिल की है और ये न थमने वाला सिलसिला मुसलसल सऊदी अरब के अंदर जारी है। चलिए, ये तो एक बात आपके सामने रखी है, बात ज़रा मशरिक़ वस्ता की भी कर लेते हैं और सऊदी अरब के बाद आपको गज़ा लिए चलते हैं, जहां एक मंसूबा शुरुआत में तैयार किया गया, जंगबंदी की कोशिशें हुई, उसमें तौसी का ऐलान, लेकिन दोनों तरफ से इत्तफाक नहीं हो सका। फिर अमेरिका ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि चीज़ें असर नौ तामीर की जाएंगी, लेकिन फ़लस्तीनियों को इसके लिए अपनी सरजमीन कुर्बान करनी होगी, खुद इस इलाके से निकलना होगा। अरब लीग की जानिब से धचका दिया गया और इन सब के बीच में अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि मुख्तलिफ ममालिक को मनवाने की कोशिश हो रही है, अमेरिका के साथ साथ इजराइल की जानिब से भी। और बड़ी बात यह कि गजा में फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए अब अमेरिका और इजराइल अफ्रीकी ममालिक के राब्ते में आ गया है। सोमालिया, सूडान, इसके अलावा सोमालीलैंड के साथ राब्ता करने की कोशिश हुई और ये राब्ता तो कामयाब हुआ है, लेकिन वहां से जवाब क्या मुस्बत आएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अमरीकी मीडिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और आदाद शुमार बता रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान अमरीकी हुकाम की जानिब से इजराइल के साथ मिलकर मशरक़ी अफ्रीका के 3 ममालिक, जिनमें सूडान भी शामिल है, सोमालीलैंड शामिल है, सोमालिया शामिल है, उनके ओहदेदारान के साथ राब्ता हुआ ताकि गजा में फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए इन ममालिक की ज़मीन इस्तेमाल करने का मामला ज़ेर बहस आ सके। इससे पहले आपको याद होगा कि लेबनान पर, इजिप्ट पर और तुर्किया पर व दीगर छोटे ममालिक पर दबाव डाला गया था कि गजा का जो नया मंसूबा ट्रंप इंतजामिया का है, इजराइल के साथ मिलकर जब वो काम करेगा तो जो लोग या जो फ़लस्तीनी है वो गजा छोड़कर जब निकलेंगे तो सीरिया के अंदर उनको जगह मिलनी चाहिए, दीगर मकामात पर जगह मिलनी चाहिए। तो अरब लीग के इजलास में वो तमाम चीज़ें ठुकरा दी गई, मंसूबा मुस्तरद कर दिया गया। अब दूसरी तरफ अमेरिका मुड़ा है। सूडानी हुकाम ने इस मंसूबे को मुस्तरद तो कर दिया है, लेकिन सोमालिया और सोमालीलैंड के हुकाम का कहना है कि उन्हें इस हवाले से किसी राब्ते का इल्म ही नहीं है, यानी सिर्फ जो दावा अभी तक किया गया है वो अमरीकी मीडिया की जानिब से किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में
गजा से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने और गजा की पट्टी पर कब्जा करने का ख्याल पेश किया था, जिसे फ़लस्तीनियों और मशरिक़ वस्ता के बेशतर ममालिक ने मुस्तरद कर दिया था। लेकिन गुज़श्ता दिनों सदर ट्रंप ने आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी मुलाकात की और कहा कि कोई भी किसी को गजा से बेदखल नहीं करेगा। ये दोबारा से आप उनके बयानात में तब्दीली उस वक्त देख रहे थे जब उन्हें शदीद किस्म का झटका एक मिडिल ईस्ट की तरफ से मिला, जब उनके करीबी या अच्छे ताल्लुकात भी जिन ममालिक के साथ हैं उन्होंने भी इस पूरे मंसूबे को एक फितना करार दिया और इसको मुस्तरद भी कर दिया था, सिरे से खारिज हुआ था। लेकिन जिन ममालिक के साथ राब्ता हुआ, सूडान इनमें इनकार कर चुका है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा, ना ज़मीन देने के लिए वो तैयार है। वो पहले से एक शदीद किस्म के इंसानी बहरान से गुजर रहा है। दूसरी तरफ सोमालिया और सोमालीलैंड के हुकाम ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि राब्ता करने की खबरें सिर्फ एक तरफ से आ रही हैं, दूसरी तरफ हमारे पास कोई इस तरह की इतला नहीं है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लिया जाए। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि किसी भी किस्म का इस तरह का मंसूबा एक्सेप्ट उनको या उनकी गवर्नमेंट को इस वक्त है। चलिए जनाब, अब जरा बढ़ते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर लफाजी जंग तेज़ हो गई है, जहां पाकिस्तान के मंदूबीन की तरफ से भारत के अंदर मजहबी आज़ादी और दीगर मामलात पर सवाल उठाए थे, वहीं पर भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसका जवाब दे दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मजहबी आज़ादी के हवाले से कल भारत के सफ़ीर ख़ास की तरफ से अपनी बात रखी गई, जिस दौरान पाकिस्तान के दिए गए बयान की मजम्मत की गई और यह साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान किस तरीके से गुमराहकुन बयानात दे रहा है। भारत की तरफ से बड़ा मजबूत रिप्लाई किया गया है पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, न सिर्फ मजहबी आज़ादी के हवाले से बल्कि जम्मू कश्मीर के सालमियत, जम्मू कश्मीर के हालात और जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी भारत सरकार का मौक़िफ़ एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर साफ हुआ है। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे बराए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कल ज़बरदस्त तकरीर की गई है और उस तकरीर के अंदर जम्मू कश्मीर एक ऐसा भारत का हिस्सा है जो रहा है, रहेगा और मुस्तकबिल में भी रहेगा। इसकी दोबारा वजाहत कर दी गई है। सरहद पार से जिस तरीके से दरअंदाजियाँ और इंतहा पसंदी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस पर तशवीश का इजहार किया गया और ये भी साफ कर दिया गया कि जिस तरीके से भारत के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं और जिस तरीके से उनकी आज़ादी और जिस तरीके से वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, शायद ही पड़ोसी मुल्क में इस तरीके का माहौल है और यही वजह है कि उन्हें ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही हैं। भारत के सफ़ीर पर्वतानेनी हरीश की तरफ से जवाब दिया गया, इंसानी हुकूक की पामाली के एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगे, उसके जवाब दिए गए और इस्लामोफोबिया तक की बात हुई। लेकिन मसला कश्मीर का भी एक बार जिक्र जब पाकिस्तान ने किया तो जवाब भारतीय सफ़ीर की जानिब से दिया गया। Mr. President, as is their habit, the former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Mr. President, we have recently witnessed a disturbing rise in violence targeting places of worship and religious communities. This can only be countered by sustained commitment and concrete action from all member states to the principle of equal respect for all faiths. All countries must commit to equal treatment of all their citizens and not practice policies that promote religious discrimination. We must also ensure that the education system does not perpetuate stereotypes or encourage bigotry. As we observe this day, let us remember that the fight against Islamophobia is inseparable from the broader struggle against religious discrimination in all its forms, as was correctly envisaged in the 1981 Declaration. Let us work towards a future where every individual, regardless of their faith, can live with dignity, security, and respect. Mr. President, भारतीय सफ़ीर की जानिब से मसला कश्मीर, इंसानी हुकूक की पामाली और मजहबी आज़ादी के मामलात उठाने पर जवाब दिया गया। ऐवान के अंदर यानी रिलीजियस स्टोरीज जो
बात हो रही थी कि टॉलरेंस की, उस पर जवाब आया और ये उस वक्त हुआ जब दोनों तरफ से सवालात भी एक दूसरे से पूछे जा रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे तो जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ है, जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे, मौसम की बात होगी, सरकारी महकमों की पॉलिसीज की बात होगी और इसके अलावा कुछ बड़े फैसले हुकूमती सतह पर, अदालत के कुछ फैसले और आइंदा कुछ दिनों में मरीजों को भी शायद मुश्किलात आ सकती हैं। इस हवाले से एक बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर क्या आप सफ़र आज कर सकते हैं या नहीं, मुतअद्दिद इलाकों से हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट किया जाए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ प्रोग्राम सलाम जीके में कंटिन्यू करें। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी की देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में अब बात ज़रा मुख्तलिफ इलाकों में बदलने वाले मौसम की और ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और दीगर मकामात पर जोड़ने वाली राब्ता सड़कों की भी आप तक अपडेट पहुँचेगी, लेकिन चूँकि येलो अलर्ट पहले से जारी किया गया था और इस सब के दरमियान जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वक्फे से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और महकमा मौसमियात ने जो पहले से पेशन गोई की थी उसके ऐन मुताबिक 16 मार्च की दोपहर तक मौसम यूं का तू रहेगा और कल बाद दोपहर थोड़ी से मौसम में बेहतरी के आसार और उसके बाद 17 से 24 मार्च के दरमियान मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। और तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों की आपके सामने, जहाँ बारिशें भी शहर श्रीनगर और आसपास के इलाकों में हो रही हैं, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। ये तस्वीरें शोपियां, पुलवामा, कोकरनाग और मुलाका इलाकों की हैं। कुपवाड़ा की तस्वीर आपके सामने, जहां अब से कुछ मिनट पहले भी तकरीबन 8 बजे के आसपास वक्फे से सही लेकिन बर्फबारी हो रही थी। पुलवामा की तस्वीर आपके सामने, मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी, हल्की बर्फबारी सही लेकिन शुरू हो गई है। अलल सुबह कोकरनाग, अछबल और आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हुई और इस वक्त इतलात है कि सुबह के मुकाबले थोड़ी सी कम बर्फबारी हुई है, लेकिन बारिशों का सिलसिला
ब्रेक बाय ब्रेक मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का इस वक्त का जो अपडेट है, ट्रैफिक हुकाम ने 40 मिनट कबल अपडेट किया है कि दोनों तरफ से ट्रैफिक कौमी शाहरा के ऊपर चल रहा है, लेकिन अपनी अपनी लेन में और डिसिप्लिन के साथ चलें ताकि किसी भी तरीके से कोई खलल ना पड़े। दो तरफा ट्रैफिक इस वक्त जारी है, लेकिन येलो अलर्ट के बीच बर्फानी तोदे भी, जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, बर्फबारी रुकेगी तो गिरने के इम्कानात हैं, खतरा बरकरार है। महकमा मौसमियात के जम्मू और श्रीनगर के दफ्तर से जो प्रेडिक्ट किया गया है, फिलहाल अगले 24 घंटों में मजीद बारिशें खित्ता चिनाब, पीर पंचाल, शुमाली और जुनूबी व वस्ती कश्मीर के अंदर और बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। 17 तारीख से 24 तारीख के दरमियान मतला बरालूद जरूर होगा, लेकिन कहीं पर भी बूंदाबांदी का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन बालाई इलाके गुलमर्ग, सोनमर्ग, पीर की गली, जोजिला पास, साधना टॉप और दीगर मकामात पर मुसलसल बारिशें और बर्फबारी का न थमने वाला सिलसिला पिछले 48 घंटों के दौरान लगातार जारी है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों के अंदर जो राब्ते हैं वो लगातार मुनक़ता हो गए हैं। करना, केरन, टंगड़ा, टीटवाल की तौर अक्सर रास्ते अभी भी बंद है, अगरचे BRO और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि रास्ते से बर्फ़ हटाया जाए। ताहम तेज़ हवाएँ और बर्फानी तोदों के ख़तरे के पेश नज़र इंतज़ामिया भी एहतियातन तौर पर ही काम कर रही है। इस बीच आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों का इम्कान कश्मीर सूबे के मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर, इसके साथ साथ मज़ीद बर्फबारी का इम्कान जो है वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी, यूसमर्ग और शोपियां, कुलगाम और कुपवारा के मैदानी इलाकों और बालाई इलाकों के अंदर हो सकती है। मुसलसल बारिशें हुई हैं, तो बारिशों के पेश नज़र जो ताज़ा तरीन इतलात हमारे पास है कि नदी नालों के अंदर पानी का बहाव थोड़ा सा बेहतर हुआ है। जो बिल्कुल खुश्की थी, सतह दिख रही थी जहलिम की, उसमें दोबारा से पानी का बहाव आया है। और रात देर के जो वाटर लेवल जहलिम की थी वो तकरीबन 1.38 फीट के आसपास 6 बजे के आसपास रात को दी। उसके बाद फिर बारिशें हुई हैं, तो सुबह की डिटेल्स थोड़ी देर में आएंगी हमारे पास। रामुंशी बाग पे रिकॉर्ड किया गया 3.86 फीट, और इसी तरीके से वेशो नाला, वुलर और दीगर मकामात पर भी 0 से ऊपर ही, यानी कहीं ना कहीं जो फ्लो ऑफ वाटर है, पानी का बहाव जो है इन तमाम नदी नालों के अंदर वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर सीधे चलेंगे हम। दो नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इरशाद नॉर्थ कश्मीर से और साउथ कश्मीर से हमारे साथ मुजफ्फर ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले साउथ कश्मीर चलेंगे, जहाँ से हमारे पास इत्तला है कि शोपियाँ, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग के बालाई इलाकों के अंदर रात भर बर्फबारी हुई है और आज सुबह से एक बार फिर बारिशों का सिलसिला जारी है। मुजफ्फर, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल इशफाक, जैसे कि आप जानते हैं, पहले जो महकमे मौसम यानी कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ये वाज़ेह कर दिया था कि 16 तारीख तक मतलब आबरा आलूद होने के साथ साथ वसी बर्फबारी की उन्होंने पेशन गोई की आर पर, यानी कि खत्े पीर पंचल के साथ साथ खत्े चिनाब को भी अपने लपेट में ले सकता है। लेकिन वही देर रात से ही जुनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद मुकामात पर, यानी कि सहरी के वक्त से ही बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी देखने को मिली। चाहे हम अच्छाबल की बात करें, शांगस, पुकरनाग, शुपियां, कुलगाम में इस वक्त भी बर्फबारी, और इसके साथ साथ दूरी के ऊपर वाले इलाकों में भी या पहलगाम के ऊपर वाले इलाकों में भी बर्फबारी इस वक्त भी वक्त से वहां पर देखने को मिल रही है। वही मैं बता दूं, अगर हम दो दरों की बात करें, सिंथन टॉप या मर्गन टॉप, फिलहाल अगर पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको खोलने के हवाले से अहकाम सादर किए थे, लेकिन जो ही मेट एडवाइजरी आ गई तो फिलहाल उन दोनों दरों को फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही के लिए फिर एक बार बंद किया गया। वही मैं बता दूं, इस वक्त भी वक्त से बारिश हो रही है। जैसे कि महकमे मौसम ने पहले ही कहा है कि जो येलो अलर्ट यहाँ पे दिया गया था, जिसके तहत एक तो मलिकानी बागात, उसके साथ साथ जो ज़राअत तबका से वाबस्ता लोग, उनसे भी कहा गया कि वो फिलहाल जो खेत खलियानों में वो काम कर रहे हैं वो फिलहाल मुअत्तल रखें। अच्छा जी मुजफ्फर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब बागात की बात हुई है तो एंटायर साउथ, चाहे वो बिजबियारा से हम शुरू करें या पुलवामा से शुरू करें, बिजबियारा तक आ जाए, बिजबियारा से हम आगे कुलगाम तक चले जाएं या यहाँ शुपियन तक चले, तो मुख्तलिफ मकामात पर सेब के बागात हैं और बड़े बेहतर सेब के बागात हैं। ये अब की बार कहा जा रहा है कि जो ये अब बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला हुआ है, इससे दवापाशी का जो निज़ाम था वो थोड़ा सा डिले हो रहा है और शायद मुश्किलें इससे पैदा हो सकती हैं। क्या माहिरीन इसकी तस्दीक कर रहे हैं या अभी थोड़ा सा टाइम है, राहत है, कल परसों से दोबारा राहत है तो वो काम हो सकता है?
बिल्कुल इशफाक, आपने अच्छी बात कही है कि अगर हम इस मौसम की बात करें, यानी कि आज 15 तारीख है, 15 तारीख से पहले पहले जो पहली दवा पाशी की जाएगी, यानी कि जो अपने जो वहाँ पे जो मालिकानी बागात वो वहाँ पे डीजल का छिड़काव करते थे पहली दवा पाशी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस वक्त एक बार फिर मौसमी जो यहाँ पे तब्दीली नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें अब शायद इंतजार करना होगा, क्योंकि एक तो मालिकानी बागात ने पहले ही वाजे कर दिया है कि जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनको इस वक्त एहतियात करना चाहिए, क्योंकि एक तो अब बर्फबारी के साथ साथ जो बारिशें हो रही है और मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि मौसम में सुधार आने के साथ ही जो मालिकानी बागात है वो अपने काम पे हमें ठीक है जी, नजर आप आएंगे। बने रहेंगे हमारे साथ इरशाद भी ज्वाइन कर चुके हैं बारामूला से। इरशाद, अपडेट करें कि नॉर्थ कश्मीर का, चाहे कुपवारा का बेल्ट की हम बात करें, गुलमर्ग की हम बात करें, प्रॉपर बारामूला की बात करें, मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ? क्योंकि आपके हाथ में छाता है तो साफ दिख रहा है कि नॉर्थ के अंदर हल्की बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल भगवती, अगर हम पूरे नॉर्थ कश्मीर के हवाले से बात करें, क्योंकि इस वक्त बारिशें लगातार हो रही हैं वक्फे वक्फे से। बारिशों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में जो अपने के इलाके वहाँ पे इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है, चाहे गुलमर्ग के साथ साथ चाहे सरहदी कस्बा बोनियार या उरी के जो ऊपरी वाले इलाके हैं, चाहे रफियाबाद के ऊपरी वाले इलाके हैं, वहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी इस वक्त हो रही है। चाहे हम यहाँ पे टंगडार के हवाले से बात करें या बीटी टॉप या दीगर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके हैं, हालांकि कई इलाकों में इस वक्त लोगों को भी काफी सफर करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइडिंग जो है वो लगातार हो रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे रंगपल का जो नजदीकी इलाका है वहाँ पे भी इस वक्त जो है लैंडस्लाइडिंग लगातार जारी है। चाहे हम यहाँ पे ओल्ड टाउन के ऊपरी वाले इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये जो लैंडस्लाइडिंग की इतलात और खबरें आ रही है, क्या इससे रिहायशी मकानों को कोई नुकसान हुआ है या सिर्फ अबूर मरूर मुतासिर हो रहा है क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं? देखिए, वक्फे वक्फे से ये जो बारिशें हो रही हैं, क्योंकि हर साल जो है इसी तरह का जो माहौल यहाँ पे रहता है। चाहे हम यहाँ पे खेत खलियानों के हवाले से बात करें, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बागातों के साथ साथ जो दूसरे दरख्त हैं वो खिसकते जा रहे हैं, क्योंकि जमीन जो है लगातार जो है निकलती जा रही है। चाहे हम ओल्ड टाउन के ऊपरी वाले इलाके, क्योंकि शाही हमदान कॉलोनी में 1-2 दिन पहले हम गए थे, वहाँ पे दीवारों के साथ साथ चाहे हम मकानों की बात करें उनको जुज़वी तौर पर जो है नुकसान पहुंचा। और इस समय रंगपल का जो वहाँ पे नजदीकी इलाका है वहाँ पे भी बाकायदा तौर पर जो है अभी थोड़ी देर पहले ये बताया गया बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे आए हैं, क्योंकि जमीन जो है वो लगातार खिसकती जा रही है। इसकी वजह से लोगों को भी सफर करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नॉर्थ से खबर यह है कि मुख्तलिफ मकामात पर मौसम का मिजाज जो बना है इससे चट्टानें खिसकने का सिलसिला है, और कुपवारा से भी इस तरीके की इतलात कल भी आई थी। लेकिन जरा पुलवामा चलते हैं, आदिल शहनवाज हमारे साथ। और ये कुछ तस्वीरें बीच में आप पुलवामा की देख रहे हैं जहां इस वक्त बर्फबारी हो रही है। आदिल, क्या सूरत हाल इस वक्त है? कॉन्टिन्यूसली बर्फ है या थोड़ा सा फर्क है? और जहां आप खड़े हैं लग रहा है बर्फ अभी पड़ रही है इस वक्त? अगर हम पुलवामा की बात करें मौसम के हवाले से, तो कल शाम से ही यहाँ से जो है बारिश का सिलसिला जारी था। वही रात देर तक जो है बारिश शुरू हुई थी, और आज सुबह से जो है पुलवामा के मैदानी इलाके के साथ साथ जो अपर रीच है पुलवामा के, वहाँ से अच्छी खासी जो बारिश है वो भी देखने को मिली है। अगर बात करें पुलवामा की जो अपर रीचेस है, चाहे वो संगरवनी, अबहमा या अचकोजा हो, वहाँ पे 2 से 3 इंच की जो बर्फ है वो रिकॉर्ड की है। वही मैदानी इलाके में भी इस वक्त जो है अच्छी बारिशें हो रही है, और बारिशों के साथ साथ जो है बर्फबारी भी शुरू हो रही है। वही अगर बात करें इससे जो माहिरीन है हॉर्टिकल्चर के, जो माहिरीन का ये कहना है कि कश्मीर में इस वक्त जो रिवायती मौसम है वो चल रहा है, और इससे जो कुछ हॉर्टिकल्चर जो एक्टिविटीज है या जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो कुछ हद तक जो है मुतासिर हुए। लेकिन इससे आने वाले वक्त में एक अच्छा फर्क पड़ेगा जो फसल है यहाँ पे या जो बाग मार्केट है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हम देखते आ रहे थे पिछले कई जो महीने चल रहे थे वो ड्राई सीजन था, यहाँ पे काफी तशवीश था यहाँ पे जो मालकान है। लेकिन इस वक्त जो बारिशें हो रही है या जो बर्फबारी हुई है इससे लोगों को काफी राहत हुई है। आज दिन की प्रेडिक्शन साउथ कश्मीर के लिए, पर्टिकुलरली पुलवामा शोपियां के लिए क्या है? क्योंकि एक बड़ा इलाका है, बड़ा हिस्सा है जो बालाई इलाकों को भी कनेक्ट करता है, जहां टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में कुछ एक मकामात का रुख करते हैं। तो दिन के लिए प्रेडिक्शन क्या है साउदर्न बेल्ट के लिए?
बिल्कुल, जैसे कि जो वेदरमैन है जिन्होंने कल यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी की थी कि पूरे कश्मीर के अंदर खासकर जो साउथ कश्मीर के जो कुछ एरियाज है वहाँ पे 30 से या 40 घंटे तक जो है बारिशें, अच्छी खासी बारिशें होगी। तो इससे मद्देनजर रखते हुए जो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो बाकी महकमे हैं उन्होंने भी अपनी तरह से तैयारी भी की थी। जो अपोजिशन है वहाँ पे कंट्रोल रूम्स भी यहाँ पे एस्टैब्लिश किए थे। तो प्रेडिक्शन के जो देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी तरीके है, लेकिन साथ साथ में जो आम लोग हैं उनमें काफी राहत है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आदिल शाहनवाज हमारे साथ थे। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें ज़रा दोबारा दिखा दीजिएगा, बर्फबारी की, स्नोफॉल के अलग अलग मकामात पर जहां इस वक्त भी बारिशें और बर्फबारी हो रही हैं। तो जिस हिसाब से मुख्तलिफ इलाकों से कॉल्स या मैसेजेस मौसूल हो रही हैं, लोग पूछते हैं, तो अभी तक की जो चूँकि प्रेडिक्शन पहले से थी 16 मार्च तक, इस दरमियान सफ़र करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ अपने अपने इलाकों के अंदर ज़रूर आप रब्ता करें। और जो मैदानी इलाकों में इस वक्त बर्फ़ शुरू हुई है उसका मतलब यह है कि मुश्किलात मज़ीद आ सकती हैं आइंदा 24 घंटों में। तो अकॉर्डिंगली आप कोई भी ट्रैवलिंग का प्लान है वो बनाइए। लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जहां एक छोटा सा बेल्ट जो हमेशा से तंग करता रहा है, मेहाड़, रामबन में आसपास के हिस्सों में इस वक्त कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। वहां ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है दोनों तरफ से, मगर मुश्किलात आ सकती हैं। इसलिए जब निकलेंगे तो उससे पहले कंसर्न आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश करें। अलग अलग मकामात पर येलो अलर्ट के बीच एडवाइजरीज जारी की गई हैं और कंट्रोल रूम या जो यूनिट्स थे वो इस्टेब्लिश करके हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों के अंदर खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है तो मुतलकीन के साथ आप रब्ता ख़राब मौसमी सूरत हाल में कर सकते हैं। लेकिन कल बाद दोपहर, जैसा शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, महकमा मौसमियात ने जिस बात की तस्दीक की है, पेशनगोई कर चुका है कि बारिशों और बर्फबारी का ये मरहला कल बाद दोपहर या दोपहर तक थम जाएगा। चलिए जनाब, ये तो थी मौसम के मिजाज की बात, लेकिन इसी मौसम को देखने के लिए सयाह भी आते हैं और सयाहों को लेकर आदाद-ओ-शुमार मरकज़ की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और ये आदाद-ओ-शुमार तब जारी कर दिए गए हैं जब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला ने मुख्तलिफ मामलात का जायज़ा लिया और उन मामलों में सयाहत भी था जहाँ कुछ जनरेशंस भी कही है, वहीं पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ताहम ये बात साफ कर दी गई कि वर्ल्ड टूरिज़म डेस्टिनेशन पर लाने के लिए अभी भी काम करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर 15.3 करोड़ सयाह जम्मू कश्मीर पिछले 10 सालों के दौरान आए हैं। पार्लियामेंट्री कायमा कमेटी की तरफ से रिपोर्ट जारी कर दी गई है और जब ये 15.3 करोड़ सयाह वादी के अंदर आए हैं, जम्मू कश्मीर आए हैं पिछले 10 सालों के दौरान, तो इसके पीछे की कहानी ये बताई गई कि जनाब जो स्किल प्रोग्राम चलाए गए हैं, फिर यूनेस्को ने जिस तरीके से क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है, उससे सयाहों की दिलचस्पी जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ चुकी है। और जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो उसी बीच पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 7,535 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं और इसके साथ साथ 4.22 लाख रजिस्टर्ड हुनरमंद दस्तकार भी है इन रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ के साथ। और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, वर्ल्ड क्लास टूरिज़म डेस्टिनेशन बनाने के लिए एक कंप्रहेंसिव रोड मैप की ज़रूरत है। एक कंप्रहेंसिव यानी जामिया हिकमत अमली की ज़रूरत है, तब जाकर आप वर्ल्ड क्लास टूरिज़म डेस्टिनेशन में अपनी गिरफ्त दोबारा से या अपनी जगह दोबारा से पा सकते हैं। पिछले एक दहाई के दौरान जहां 15.3 करोड़ सयाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं और डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला ने राज्यसभा के अंदर ये मामला जब सामने रखा था उसमें ये सारी चीज़ें पता लगी। 2021 में कुल मिलाकर 1.13 करोड़ सयाह वादी की जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं और 2022 में सयाहत ने और ज़्यादा उछाल ली थी और ये उछाल 1.79 करोड़ रुपये तक 1.79 करोड़ सयाहों तक चला गया था। और लगातार ये ऊपर उठता हुआ ट्रेंड जो है वो आपको 2023-2024 में भी दिखेगा, जहां 2023 में 2.12 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है, वहीं पर 2.36 करोड़ 2024 में सयाह आए हैं। अब सयाहत को लेकर ये कहा गया कि जनाब एक कंप्रहेंसिव प्रोग्राम देने की ज़रूरत है,
तब जाकर आप वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशंस के अंदर आ सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। और फिर ये भी कहा गया कि स्टे पॉलिसी और दीगर मामला। मजीद क्या इस पॉलिसी के अंदर कहा गया है, सीधे सईद इरफान के पास चलेंगे। इरफान, एदाद शुमार तो हमने थोड़े से रख दिए, पॉलिसी की कामयाबी के पीछे की कुंजी क्या है, उस पर डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी का क्या कुछ कहना है। फिर ये जो कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाने की बात कही गई है, जामिया हिकमत अमली की बात बताई गई है, क्या जामिया हिकमत अमली की तौर एक आधा कदम जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से कहीं उठाया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर साहब, आशिफ रशीद साहब। जहां तक जिस तरीके से आपने वजाहत के साथ इस पॉलिसी की बात की है, मैं तो कहूंगा कि पिछले 10 साल से अगर देखा जाए कि एक डेकेड है जिसमें तकरीबन 15.3 करोड़ टूरिस्ट का एक विजिट जम्मू कश्मीर में रहा है। क्योंकि एक साइड से अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को लेकर होम अफेयर्स के साथ जो राज्यसभा के साथ जुड़ी है, पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूंगा, एक रिकवरी रिपोर्ट साल 2021 से लेकर साल 2024 तक आई है, जिसमें 1.13 करोड़ से जो रिबाउंड टूरिस्ट हुआ है तकरीबन रिस्पेक्टिवली मैं कहूंगा कि वो 2.12 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें कई सारी चीजें ऐड ऑन की गई है, जिसमें कह सकता हूं कि मैं इंक्रीज भी ऑर्डर हुआ है और एक एनहांसमेंट हुई है। सबसे बड़ी बात इसमें आपने देखा कि लास्ट टाइम होम स्टे पॉलिसी जम्मू कश्मीर की जो साल 2022 में आई है, उसमें अलाउ किया गया रेजिडेंशियल हाउसेस को कि उसे कन्वर्ट किया जाए होम स्टेज में। क्योंकि मुझे याद है साल 2015 को लेकर जब एक बौछार टूरिस्ट का यहाँ पर आया था, मतलब काफी लेवल पर मार्किंग गई थी, होटल्स कम पड़ गए थे। फिर लोगों ने घरों में, जितने भी ट्रैवलर्स थे, टूरिस्ट थे, जितने भी यहाँ पर जो होटल वाले हैं, उन्होंने घरों में टूरिस्ट को ठहराया था। इसी के साथ साथ अगर मैं ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम को लेकर बात करूं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की गई, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, जिसमें हमने देखा कि तकरीबन 2300 के करीब होम स्टेज जो है पीजीएचएस के करीब जो है बाद में अक्रॉस जम्मू कश्मीर देखने को मिले। गवर्नमेंट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, न बल्कि खाली आपने होम स्टेज या बाकी चीजें, बल्कि ट्रेनिंग प्रोसेस को लेकर भी कई सारी चीजें, जिसमें लोकल को ट्रेन किया गया टूरिज्म को लेकर, सर्विसेज को लेकर, हॉस्पिटैलिटी को लेकर, यानी मेहमान नवाजी, या खास तौर पर अगर हम कहें गाइडिंग मैनेजमेंट, जो गाइड्स वगैरह जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनको गाइड करे, वो यहाँ के बड़ी खूबसूरत नज़ारे उन्हें दिखाते हैं। ट्रैकिंग के साथ साथ कई सारी चीजें हमने देखी, माउंटेन बाइक्स को लेकर हमने देखी, कुछ इंस्ट्रक्टर्स पॉलिसी भी खड़ी की गई, जिसमें एडवेंचर ऑपरेटर्स को लेकर बात की गई है। अब जिस तरीके से कमेटी ने जो सेटिस्फैक्शन जो इसमें इज़हार ख्यालात ने किया है, या पिछले साल 2024 से एक गुड प्रमोशन हुई है टूरिज्म को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में, और मेजर लाइवलीहुड गवर्नर साहब, जिसमें मैं कहूंगा एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जिसने अनएम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया है और एक लोकल बिजनेस को खड़ा किया है, यानी सिग्निफिकेंटली मैं कहूंगा रीजनल और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट में चीज देखने में। लेकिन सैयद इरफान फाजिल, पिछले दिनों जब हुकूमत ने बजट पेश किया तो मुख्तलिफ इलाकों का तज़किरा हुआ, कहाँ क्या बनेगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का जिक्र चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे थे। तो फिर सवाल मेंबर्स की तरफ से एक पूछा गया कि ये तो वही साइट्स हैं, वही एरियाज हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं या जिन पर ज़्यादा फोकस हुकूमत का रहा है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिस ढांचे का जिक्र इस रिपोर्ट में हुआ है, नई डेस्टिनेशंस कहाँ, कितना काम हुआ, क्या हुकूमत की तवज्जो इस तरफ गई है, क्या रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर रही है, या फिर वही एरियाज की चीज़ें बेहतर हुई हैं लेकिन उन मकामात पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की पहली पसंद है, जिसमें सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग या जो चुनिंदा मकामात हैं? आसिफ साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप की जरूरत है। नो डाउट वी हैव लॉट ऑफ प्लेसेस, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सामने चीजें हैं हम उसी को एनहांस करते हैं, मगर हिडन डेस्टिनेशंस को लेकर पिछली बारी भी सवाल खड़े हुए थे कि क्या आप इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, क्या आप इसे टूरिज्म के मैप पे नहीं ला सकते, जबकि इतनी खूबसूरत और भी ऐसी जगह है जिनको इकोनॉमिकली मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी के साथ लोकल बिजनेस में डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल। दरअसल यही मामला है कि जब हम कंप्रहेंसिव पॉलिसी की बात जो इसमें लिखी गई है कि ये कहा गया कि एक जामिया हिकमत अमली को तरतीब दे। अब आप जामिया हिकमत अमली को तरतीब देंगे तो उसका मतलब आपने शहर से बाहर जाना होगा, जो सेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनसे बाहर जाना होगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोटी सी हमने पिछले दिनों भी आपको बताई थी कि वॉशरूम्स की फैसिलिटी कितनी हमारे शहर के अंदर है, वो तो आया बयां है। तो फिर दूसरी तरफ से आप सयाहों को भी लाएंगे तो फिर बताइएगा सिचुएशन किस तरीके। और फिर याद रखिएगा, मैं लगातार इस बात की और तवज्जो हुकूमत की भी दिला रहा हूँ इस प्रोग्राम के जरिए से, जिस दिन ट्रेन ने शुरू किया है सफ़र दिल्ली से श्रीनगर की ओर,
उसके बाद सयाहत को और एक दवा मिलेगा, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि एयर फेयर बहुत महंगा है, एयर आपकी रेलवे की टिकट बड़ी सस्ती मिलेगी, और सयाहों का रुख, सयाहों का रश बहुत ज़्यादा यहाँ की ओर बढ़ेगा। लेकिन उन्हें आप रखेंगे कहाँ पर? गिने चुने होटल आपके शहर के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ना के बराबर है, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे वो अफरवट की वादियाँ हो, या कई और मकामात पर, वहाँ पर भी एक सिलेक्टेड लोग ही है जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो किस तरीके से टूरिस्ट को वहाँ पर अकोमोडेट किया गया, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे बड़ा है वो है कि हाई एंड टूरिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इकोनॉमिक सस्टेन करने के लिए, इकोनॉमी के अंदर बूस्ट देने के लिए, वो है हाई एंड टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट। वो जब ऊपर आएगा, पहलगाम से ऊपर आएगा, तो फिर क्या हमने वो तमाम चीज़ें वहाँ पर उसको रखी हैं कि वो जब वहाँ रात को रुके तो उसको बिजली बिला खलल मिले, इंटरनेट फैसिलिटी मिले, रास्ता मिले, खाने पीने की चीज़ें मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं को रिलेटेड। और नाइट लाइफ को किस तरीके से बहाल करना है, एक बड़ी चुनौती इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने भी होगी, तब जाकर हम टूरिज्म के एक और पड़ाव पर आ सकते हैं। अदरवाइज जो सेट पैरामीटर्स हैं हम उसी पर चल रहे हैं, उसी को खाने की कोशिश कर रहे हैं। नया जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या हम नाइट लाइफ को रेस्टोर करने में कहीं पर भी कामयाब हुए, एक बड़ा सवाल। अच्छा, जहां तक हमें याद है इसी प्रोग्राम में हमने एक रिपोर्ट पहले भी पार्लिमानी पैनल की रखी थी, नकासी आब को लेकर शहर के अंदर आपने श्रीनगर का जिक्र किया अशफाक, तो सवालात उठे थे और ये भी कहा था कि डल के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां कभी कभार पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था वो आलूदा हो रहा है और उसमें गंदगी और गलाजत जा रही है। और बाद में जब उसके रीजंस की तरफ गए, जब आपने पस मंज़र चीज़ें देखी तो पता चला कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ श्रीनगर बना है, लेकिन जब बात ढांचे की आती है तो उसकी कमी का एहसास तब हुआ जब नकासी आब पर सवालात उठे और कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन शहर का वेस्ट या शहर से उठने वाली गंदगी और गलाजत वो कहाँ जाती है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर कर रहा है। इसी प्रोग्राम में हमने बताया था, तो उस एतबार से भी सवालात काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और यहाँ से आगे हुकूमत क्या करेगी ये एक बड़ा सवाल है। उस ढांचे पर तवज्जो तो है जो ऑलरेडी है, लेकिन नया क्या, सवाल उस पर है। अब ज़रा जब महकमों की बात हुई है तो टूरिज़्म की बात तो हमने की है, लेकिन उन महकमों की बात भी करना ज़रूरी है जिनके हवाले से सरकार ने मुसलसल आदाद शुमार दिए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम बार बार कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली के बिलों की अदायगी ना होना परेशानी का सबब बनता है और इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक या दो मकामात पर अगर किसी मोहल्ले किसी गांव में कोई बिजली का बिल अदा नहीं करता तो पूरे मोहल्ले या गांव की बिजली काट दी जाती है। लेकिन जब आप महकमों की तरफ देखेंगे तो वहां सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। आज जम्मू कश्मीर सरकार इस बात की तस्दीक कर रही है कि बिजली महकमे की तरफ से कामकाज तो किया गया, लेकिन बकायाजात की जब बात आती है, मुख्तलिफ सरकारी महकमे जिन पर तकरीबन 3,518 करोड़ रुपए के बिजली के बिल जिनके ज़ेर इल्तिवा हैं, यानी ये डिपार्टमेंट्स मकरूज हैं और इनमें सिर्फ कोई एक महकमा नहीं है, हुकूमत के बड़े महकमे हैं जिस तरफ इशारा किया गया और जो तस्दीक की गई कि निजी इदारे हैं। महकमा पावर डेवलपमेंट की माली मुश्किलात इन तमाम इदारों ने बढ़ा दी हैं और इनमें सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, सनती यूनिट्स हैं, नीम सरकारी और दीगर निजी इदारे शामिल हैं और कुल मिलाकर ऐसे 100 फहरिस्त बिजली के नादहिंगान की तैयार की गई जिसमें पता चला कि 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर है और लगातार नोटिस जारी करने के बावजूद भी, लगातार आगाह करने के बावजूद भी इन डिपार्टमेंट्स की बिजली की बिलों की अदायगी नहीं हुई। हुकूमत ने असेंबली में एक जवाब दिया जिसमें कहा कि सरकारी और प्राइवेट इदारों पर जो वाजिबात की मद है वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या पीडीडी के करोड़ों रुपए है, वाजिबुल अदा है। मेंबर असेंबली लंगेट शेख खुर्शीद ने भी पिछले दिनों एक सवाल पूछा जिसमें सरकार ने जवाब में आदाद शुमार पेश किया और कहा कि कुल मिलाकर बड़े जो डिफॉल्टर्स हैं इनमें कुछ बड़े इदारों का नाम लेकर कहा गया कि 63.78, 59.96 करोड़ रुपए, 45.84 करोड़ रुपए, 42.43 करोड़ रुपए, 39.83 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं और बड़े इनमें पीएचई डिपार्टमेंट से लेकर बाकी तमाम महकमों और यहाँ तक के कहा गया कि सनती यूनिट्स हैं, सरकारी इदारे तो हैं, निजी इदारे भी हैं जो अभी तक बिल अदा करने से में कामयाब नहीं हुए। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक सवाल का जवाब ये भी आया था कि सिक्योरिटी इदारों या एजेंसीज की तरफ से भी कई एक जगहों पर जो कई बरसों का उन पर कर्जा ये सारा बिलों की सूरत में चढ़ रहा है उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जो रिकवरी अभी तक साल 2021 में कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ने की 2021, 22, 23, 24 में, उस पर भी आदाद शुमार पेश किए गए, लेकिन ये तस्दीक की गई हुकूमत की जानिब से कि कुल मिलाकर
पीएचई जल शक्ति, इरिगेशन, टूरिज्म, पुलिस और बाकी कई सिविल लाइन डिपार्टमेंट जो सरकार के मातहत काम करने वाले इदारे हैं, इन पर ही 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा 3518 करोड़ रुपए का इस वक्त भी बिल इनके पेंडिंग है। बाबा जंगी सुंबल के अंदर सरकार के मुताबिक ये भी डिफॉल्टर्स में से एक है, 63.78 करोड़ रुपए इनके बिजली के बिल बाकी हैं। एक्जीएन पीएचई सोपोर, इनका भी तकरीबन 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा बनता है। जो लिस्ट मिनिस्टर इंचार्ज पावर की तरफ से दी गई उसमें पता चला कि चीफ माइनिंग इंजीनियर J&K मिनरल्स लिमिटेड, जिन पर 42.43 करोड़ रुपए का कर्जा है। राजपुरा लिफ्ट इरिगेशन 1 से 2 करोड़ जो तकरीबन 39.83 करोड़ है। चेयरमैन MC स्ट्रीट लाइट SD सांबा तकरीबन 40 करोड़ का कर्जा इन पर है। MS सूर्या फार्मास्यूटिकल्स 35 करोड़ से ज्यादा का पैसा इन्होंने अभी तक नहीं भरा, बिजली के बिलों की अदायगी नहीं की। PHE पंचतूत खोड़ 27.88 करोड़ रुपए। शादीपुरा सेकंड 31.86 करोड़ रुपए। PHE मैकेनिकल डिवीजन 28.87 करोड़ रुपए सोपुर के अंदर, जो अभी तक बिलों की अदायगी करने में नाकाम रहा। और जहां तक वाटर सप्लाई स्कीम टंगधार की बात है तो 24.10 करोड़ रुपए। लिफ्ट इरिगेशन सेकंड अवंतीपुरा 23.50 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं हो सकी। जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड अवंतीपुरा पर 22.49 यानी 22.5 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो बिजली बिलों की अदायगी ना होना परेशानी का सबब। इन सबके दरमियान आपने बिजली की तरसीली लाइनों की मुरम्मत हो, स्मार्ट मीटरिंग, बाकी सारा प्रोसेस इन 3-4 वर्षों में हो गया, लेकिन ये कर्जा सिर्फ साल 2024 या 25 का नहीं है। कंसर्न अथॉरिटीज के मुताबिक कई एक इदारों, कई एक यूनिट्स, कई एक सरकारी या निजी यूनिट्स पर कुल मिलाकर अभी तक 8 से 10 और 12 साल का कर्जा है। और इसमें मैकेनिकल इरिगेशन, PHE, फ्लड कंट्रोल, टूरिज्म, पुलिस, बाकी बड़े डिपार्टमेंट्स जो सरकार को, जिनको ये सरकार कहती है कि इतना पैसा ला रहे हैं जो इकॉनमी को बूस्ट करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट का कर्जा चुकाने में ये तमाम डिपार्टमेंट, जो बिजली उन्हें मिलती है उसका बिल अदा करने में ये तमाम महकमे नाकाम साबित हुए हैं। चलिए जनाब, आपकी बकाया बिजली अगर हो तो आपको फौरन से बिजली काट दी जाएगी, लेकिन हुकूमत के पास हुकूमती इदारों की जो वाजिबुल अदा है इसे कैसे दिया जाए, कब तक वापस किया जाए, अभी तक भी कोई जामिया हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई है। ताहम एमनेस्टी और दीगर स्कीमों का हवाला भी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ऐवान के अंदर रख दिया गया है। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आम तरीन इजलास होने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो फिर गुलमर्ग की कहानी भी आपको बताएंगे, जो आपको फिलहाल जबानी तो याद हुई होगी लेकिन मामला अदालत तक चला गया है। आगे बढ़ेंगे तो फिर सेहत स्कीम का एक नया ऑर्डर भी आया है, इसका इतलाक हो चुका है क्या और अब आपने क्या करना है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं और उसके बाद जम्मू आएंगे। असेंबली सेशन के बीच कुछ बयानात इस वक्त आना शुरू हुए हैं बिजनेस रूल्स के हवाले से। दीगर मामलात पर भी थोड़ी देर में आपको नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की बात सुनाएंगे और दीगर लीडरान गुलिस्तान न्यूज़ से बात कर रहे हैं, एक एक करके सवालों के जवाब। लेकिन ज़रा अगले पड़ाव में जब दाखिल हुए हैं तो श्रीनगर चलते हैं, जहाँ पर आज सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इजलास पर रहने वाली हैं और इस इजलास की सदारत पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती करेंगी। इतलात के मुताबिक अहम नुकात पर, अहम उमूर पर पार्टी लीडरान तबादला ख्याल करेंगे। सीनियर लीडरान की इस इजलास में शिरकत मुतवक्के है, जहाँ पर हो सकता है कि एजेंडे में मौजूदा हुकूमत को घेरने के लिए भी मुख्तलिफ नुकात पर तफसीली तबादला ख्याल हो। और अब तक आपको याद होगा कि जब से बजट इजलास शुरू हुआ है, मुतद्दिद ऐसे मामलात जिनमें 13 जुलाई की छुट्टी से लेकर शराबबंदी से लेकर ज़मीनों के मामलात और दीगर चीज़ें, रोज़गार, इन सारे इशूज़ पर पीडीपी के 3 अरकान ने अब तक काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा ऐवान में किया है। और यहाँ तक कि वादी कश्मीर के अंदर कैंपेन भी शराबबंदी के हवाले से चलाना गुज़िश्ता दिनों शुरू की गई थी, जिसके बाद कुछ हमने देखा कि पुलिस की जानिब से भी कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन इन सब के बीच में आज का इजलास, जिसमें तवक्को की जा रही कि सीनियर लीडरान जब गुफ्तगू शनीद करेंगे तो मौजूदा उमर हुकूमत को भी घेरने की कोशिश होगी, जिस पर अब तक बैक टू बैक इल्ज़ामात पार्टी लीडरान की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। चलिए, श्रीनगर में पीडीपी के अहम इजलास पर हमारी नज़र रहेगी और आपको अपडेट करेंगे। बढ़ते हैं एक और अहम खबर की और बात ज़रा गुलमर्ग की करते हैं। गुलमर्ग इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है। बर्फबारी भी हुई है, खेलो इंडिया भी हुआ और इस बीच एक फैशन शो भी हुआ है। और फैशन शो के होने के साथ ही ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर इसकी गर्माहट भी देखने को मिली है। रियासत के वज़ीर आला की तरफ से अगरचे इस पूरे मामले पर तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है, ताहम इमरान की तरफ से अभी तक ये बात सामने नहीं रखी गई कि तहकीकात के बाद क्या कुछ सामने निकला, क्या रियासती इंतज़ामिया की कोई मुदाखलत इसमें थी नहीं थी। अपनी जगह पर अभी ये सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच खबर ये कि गुलमर्ग फैशन शो का मामला अदालत तक चला गया है और श्रीनगर की अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दहंदगान की बात को मान लिया है और समन जारी कर दिया है उन ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने गुलमर्ग के अंदर 7 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पर यह फैशन शो किया था। अगली समाअत केस की 8 अप्रैल को मुकर्रर कर दी गई है और श्रीनगर की अदालत ने नोटिस संजीदा लेते हुए कहा, स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने, कि जनाब तमाम हालात वाक़ात को देखने के बाद शिवन और नरेश जो है उन्हें ज़ाती तौर पर हाजिर होना होगा और एडिटर इन चीफ जो ELLE है इंडिया, उन्हें भी कंप्लेंट का हिस्सा बनाया गया है। आदिल नज़ीर खान दरख्वास्त दहंदगान है जिनके वकील नवीद बख्तियार ने बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के सामने तमाम वो शवाहिद और दस्तावेज़ात रखे, जिसके बाद ये साफ हुआ कि हुकूमती इदारे या ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कहीं ना कहीं कोताही और खामी हुई है, क्योंकि 15वीं बरसी थी शिवम और नरेश के लेबल्स की और इस हवाले से गुलमर्ग को चुना गया था। और जिस तरीके का वॉक शो और वहाँ पर फैशन शो हुआ था वो ज़बरदस्त सुर्खियों में रहा। मीरवाइज उमर फारूक ने सबसे पहले ट्वीट किया, जवाब रियासत के वज़ीर आला ने दिया, ऐवान तक ये कार्रवाई पहुँची और फिर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस बात को भी मान चुके कि जनाब मामले की तहकीकात चल रही है। उमर अब्दुल्ला के साथी रिश्तेदारों का ये होटल था, इस हवाले से भी बात आई है। ताहम हुकूमती इदारों की तरफ से क्या कुछ किया वो तो अपनी जगह है, लेकिन मामला अब अदालत के पास चला गया है। 8 अप्रैल को इस केस की समाअत होगी श्रीनगर के अंदर। 3 रोज़ कबल उमर अब्दुल्ला पहले ही असेंबली के अंदर साफ कर चुके हैं, हुकूमत का इसमें कोई अगरचे बराह रास्त हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी तहकीकात के लिए उनकी जानिब से कह दिया गया है। रिपोर्ट क्या की गई है, क्या बनाई गई है, उस हवाले से अभी जवाब आना बाकी है, लेकिन अदालत ने बड़ा सख्त नोटिस इस मामले का ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा उस सेहत स्कीम की करते हैं जिस पर जम्मू कश्मीर में एक नया किस्म का तनाज़ा भी आप कह सकते हैं शुरू हुआ था, वो आज भी बरकरार है और सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इस सिलसिले में रियासती हेल्थ एजेंसी की जानिब से या कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने मज़ीद इस पर
काम किया है और देर रात एक और हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें स्टेट हेल्थ एजेंसी ने सेहत स्कीम की तंजीम नौ का ऐलान किया और नए सिरे से कैसे अब काम होगा। वो जो पुराने मामलात थे, जो 4 सर्जरीज थी जो एक्सक्लूसिवली सरकारी अस्पतालों के लिए मखसूस रखने की बात कही गई थी, उस पर हतमी राय कायम कर दी गई है और सरकार ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा भी जारी किया। लेकिन जब स्टेट अथॉरिटीज ने इस सिलसिले में फैसला लिया तो निजी अस्पतालों की जानिब से वो जो पहले से कहा जा रहा था कि उन्हें एतराज हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। 4 सर्जरीज उनसे हटाना, वो जो 10% एडिशनल पैकेज और इधर सरकारी अस्पतालों का पैकेज बढ़ाना, उधर 10% कमी करना, कल 2 चीजें क्लियर कर दी गई। हुकूमत ने अपना ये जो ऑर्डर्स आपके सामने हैं उसमें मुख्तलिफ नुक्ते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या बड़े इदारे क्या करेंगे, लेकिन निजी अस्पतालों की जानिब से इसमें कल एक साथ बयान भी जारी किया गया। कहा गया कि इसमें अवाम हमारे साथ ताउन करें। 15 मार्च की जो डेडलाइन थी तब तक हमारे मामलात मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सके, लिहाजा अवाम इसमें ताउन करें और गोल्डन कार्ड के तहत हो सकता है कि आइंदा दिनों में इलाज मुतासिर हो, इलाज ना हो पाए, मुश्किलात आएँ और मरीज शायद मुश्किलात से गुजरें। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त 10,000 से ज़्यादा मुलाजमीन आयुष्मान भारत स्कीम, जहाँ जहाँ जिन अस्पतालों में इसके तहत काम होता है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर अमला हायर किया गया था, स्टाफ लाया गया था, ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर्स लिए जाते थे, तो वो जो 10,000 प्लस लोग थे उन तमाम लोगों की नौकरियों पर भी बराह रास्त इसके असरात मुरतब होंगे, ऐसा कल साफ किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे अस्पताल इंतजामिया को कल क्लियर कह दिया गया इस ऑर्डर में कि 15 मार्च के बाद बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी तरीके से इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए और जो चेंजेस की गई हैं वो पहले से कहा गया कि शुरुआत में ही साल से क्लियर कर दिया गया था सेहत स्कीम के तहत, और सेहत स्कीम को स्ट्रीमलाइन करने का ये बेहतर और मुस्बत कदम है जो अथॉरिटीज इस पर मानती हैं। इमरान नाइकू के पास चलेंगे, मुसलसल इस पर उन्होंने कवर की हैं, स्टोरीज की हैं, न्यूज पॉइंट से लेकर गुलिस्तान न्यूज की स्क्रीन तक। आपको इस खबर के हवाले से जो भी अपडेट आप तक पहुंचा वो अब तक कोशिश रही है हमारी कि मुस्बत अंदाज में पहुंचता रहे। इमरान, पहली तो ये बात बताइएगा, ऑर्डर पे मैं बाद में जाऊंगा, कि वो जो 15 मार्च वाली डेडलाइन थी और कल जो निजी अस्पतालों का एक स्टेटमेंट आया सरकार के इस ऑर्डर पर, एक तरह से रिएक्शन था, इसका क्या मतलब है कि गोल्डन कार्ड के तहत इलाज बंद होगा या मुतासिर होंगी सर्विसेज आज से? देखिए, जाहिर सी बात है, चूंकि जो एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स या डायलिसिस सेंटर्स है, ये काफी टाइम से इस खदशात में थे कि सरकार की जानिब से एक प्रपोजल है जो 4 मेजर सर्जरीज है इन हॉस्पिटल्स में इस गोल्डन कार्ड के तहत, वो शायद गवर्नमेंट इनसे छीन रही है, एक्सक्लूड कर रही है। और इस सिलसिले में तो उन्होंने इस एप्रीहेंशन के तनाजुर में कोर्ट का रुख भी किया था और कई बार चीफ सेक्रेटरी से मिले थे और गवर्नमेंट के जो आला हुकाम है उनसे भी उन्होंने मिलने की कोशिश की। लेकिन बिल आखिर कल जब स्टेट हेल्थ अथॉरिटी एजेंसी की जानिब से एक ऑर्डर इशू कर दिया गया जिसमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत प्राइवेट अस्पतालों में 4 आम सर्जरियां अब नहीं होंगी, तो उसके फौरन बाद इस तरह से अपने रिएक्शन का जिक्र किया तो एक अपील जो है उन्होंने पब्लिक के सामने रखी, एक डिटेलर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो 4 मेजर सर्जरीज है जो अब एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं होंगी, इनसे कौन से जो नताइज है सामने आएंगे और इन अस्पतालों को किस तरह से और क्या मुश्किलात होंगी। ये जो 4 सर्जरीज है जिसमें अपेंडिक्स है, जिसमें कोलोनोस्टोमी है या फिर हेमोरॉइड है या फिशर है, ये सर्जरी अब सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिला अस्पतालों और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में दस्तियाब होंगी। और ये फैसला 15 मार्च 2025 से, ये आप ये समझिए कि 15 मार्च से ही इसका जो है निफाज जो है वो अमल में लाया गया है, यानी कि आज इस स्कीम का जो है बाज़ाब्ता तौर पर इन अस्पतालों में अमलाया जाएगा। और स्टेट हेल्थ एजेंसी ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए स्कीम के तहत पैकेज रेट भी कम कर दिए। न सिर्फ ये कि जो 4 मेजर सर्जरीज है गोल्डन कार्ड के तहत जो इन अस्पतालों में कराई जा रही थी, बल्कि एसएचए ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए इस स्कीम के तहत पैकेज रेट भी कम कर दिए। पहले प्राइवेट अस्पतालों को बुनियादी जो रेट थी उस पर 10% का इजाफा मिलता था, लेकिन अब जो ये 10% का उनको रेट्स मिलती थी या नरकों पर इजाफा मिलता था, अब ये खत्म कर दिया गया है और सरकारी अस्पताल अपनी खिदमात
HB 2.2 जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जारी रखेंगे। लेकिन इस ऑर्डर के बाद ही जम्मू कश्मीर प्राइवेट अस्पताल और डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन ने इस फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने आवाम से अपील की और कहा कि पैकेज रेट में कमी और सर्जरियों को सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक महदूद करने से प्राइवेट अस्पतालों के लिए जो सहूलियत स्कीम के तहत खिदमत फराहम करना मुश्किल हो गया है। यानी कि उन्होंने कहा कि अब दीगर जो इसमें इलाज और मुआवजे गोल्डन कार्ड के तहत प्राइवेट अस्पतालों के लिए रखा गया है, इनके लिए अब ये खिदमत फराहम करना पेशेंट्स के लिए मुश्किल हो गया है और उनके मुताबिक हुकूमत की जानिब से पिछले बकाया जात अभी तक मुकम्मल तौर पर अदा नहीं किए गए। यानी कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये मानना है कि अभी कई सारे उनकी जो रकूमात है वो सरकार के पास है, वो अभी वाजिब अदा है। अच्छा, और अब एक तरफ से हुकूमत ने आज से इस नए कानून का इतलाक कर दिया है, तो क्या हम ये माने कि अब जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में जो इस कार्ड का फ़ायदा ले रहे थे उन्हें गवर्नमेंट अस्पताल आना है, तो गवर्नमेंट अस्पतालों में ऑलरेडी जो दबाव और प्रेशर है उसको ईज आउट करने के लिए हुकूमती इदारों के पास क्या कुछ हिकमत अमली है? देखिए, इस पॉइंट पर पिछली बार भी हमने सलाम जेके में डिस्कशन किया था। पहला ये कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने अपने इस अपील में कहा कि इस फैसले पर प्राइवेट अस्पतालों में तकरीबन 10,000 मुलाजमीन के रोजगार भी असर पड़ेगा और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं लेता तो प्राइवेट अस्पताल 15 मार्च 2025 से गोल्डन कार्ड स्कीम के तहत खिदमत देना बंद कर सकते हैं। देखिए, इसमें यह है कि जिस तरह गवर्नमेंट के इस ऑर्डर में कहा गया 4 जो मेजर सर्जरीज हैं ये अब प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के डोमेन में नहीं होंगे, वो नहीं कर सकते, उनको एक्सक्लूड किया गया है। रेस्ट इस गोल्डन कार्ड के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स खिदमत अंजाम दे सकते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने क्लियर कट अपने कल के इस स्टेटमेंट में कहा है कि उनके लिए अब मुश्किल हो गया है कि वो अपनी जो खिदमत है वो जारी रखेंगे। ऑलरेडी 10,000 का उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का ऐलान भी किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि वाजिब अदा रकम है। जहां तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ताल्लुक है, इस पे लास्ट टाइम भी हमने एक डिटेल बात की थी। हमारे सरकारी अस्पतालों में अभी उतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, एक दूसरा ये कि हमारे जो मेजर हॉस्पिटल्स है यहाँ पे, चाहे हमारा मसौरा हो, चाहे हमारा SMHS हॉस्पिटल हो या हमारे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, ऑलरेडी इतना हम फ्लो देख रहे हैं, उन पर इतना लोड है और एक MRI की टेस्ट के लिए 4-4, 5-5 महीने पेशेंट्स को वेट करना पड़ता है और बाकी टेस्ट की बात करें तो महीनों भर लगता है या 4-4, 5-5 और अभी हम देख रहे हैं कि सुबह से ही 300, 400 लोग लाइन में लगे रहते हैं और इतना सफर करते हैं। तो अभी सरकार ने इस पर चूंकि कोई लबकुशाई नहीं की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या इसको किस तरह से मेंटेन या मैनेज किया जाए, लेकिन सवाल कई पैदा होते हैं कि क्या सरकार के पास इसके लिए कोई ऑल्टरनेट है या हॉस्पिटल, जैसे उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की बात की है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात की है या एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स या GMCs की बात की है, लेकिन क्या इसको सेपरेट रखा जाएगा? ठीक है जी इमरान, तो क्या मैं ये समझूं जो मालियाती दबाव अभी खजाने पर था और जिसकी अक्कासी वज़ीर आला साहब ने भी की, एक छोटा सा यू टर्न है यहाँ पर कि जनाब चलो ये थोड़ा यहाँ हम डाइवर्ट करते हैं, सेहत स्कीम भी बरकरार रहेगी और ये जो दबाव एक है, प्रेशर एक है मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, उसको भी ईज आउट किया जाए और लोगों को भी कहा जाए कि जनाब स्कीम बरकरार है, सिर्फ हमने आपको शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट की ओर। देखिए, ये क्लियर कट इंडिकेशन है, आपने बड़ी अच्छी तरफ इसका इशारा किया है। मैं इसको 2 चीजों की तरफ देखता हूँ। एक, जो आपने कहा कि सरकार के खजाने पर बोझ काफी है, खजाना खाली है और इस तनाजुर में सरकार ने ये फैसला लिया है। दूसरा, इसमें एक फैक्टर या एक कॉज ये भी है कि इसमें करप्शन के जो कुछ मामला सामने आए हैं कि इसको सही तरीके से इस स्कीम में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कुछ मनमानियां की है और सही तरीके से इसका निफाज अमल में नहीं लाया है, जिस पर सरकार ने काफी टाइम तक तहकीक की और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उन्होंने इस स्कीम का नाजायज फायदा उठाते हुए कहीं पेशेंट्स को अगर 2 दिन हॉस्पिटल में रखना था तो उसको 4 दिन रखा गया और इसी तरीके से कुछ कार्ड्स उन्होंने कुछ पेशेंट्स का फेक नाम रखा, उनके साइन सिग्नेचर्स करवाए और जो बाद में पता चला कि इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि सेहत स्कीम को थोड़ा सा रिमॉडल कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में 2-3 सर्जरियां अब नहीं होंगी, वो सर्जरियां स्टेट अस्पतालों में करवाई जाएंगी, सरकारी अस्पतालों में करवाई जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में क्या उतना बंदोबस्त है कि वो प्रेशर भी वो बर्दाश्त कर पाए? एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होगा। इस पर हम देखेंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार में बैठे मेंबरान भी क्या कुछ कहेंगे, आपको अपडेट वहाँ से भी ज़रूर करेंगे। लेकिन आज 11वां दिन है असम्बली का और असम्बली
के 11वें दिन पर आज भी मुतालबात ज़र पेश किए जाएंगे, सवालों का जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन मेंबरान कानून साजिया का असम्बली की तो और पेशकदमी का सिलसिला जारी है। हमारी नुमाइंदा ने आज सबसे पहले डिप्टी सीएम नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी से भी चंद सवाल जानने की कोशिश की और मामला बिजनेस रूल्स का था, जिसको लेकर रियासत के वजीर आला की सरबराही में काबीना कमेटी ने उसको मंजूरी दे दी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया गया है और उस बिजनेस रूल के अंदर इख्तियारात की मुंतकिली के हवाले से एक जामिया दलील बताई गई है। IAS अफसरों को हासिल खसूसी इख्तियारात, राजभवन को हासिल खसूसी इख्तियारात को वापस इलेक्टेड गवर्नमेंट को देने की वकालत की गई है। अब देखना होगा कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर इसे मंजूर करता है या तरमीमों के लिए वापस इलेक्टेड गवर्नमेंट को भेज देता है। लेकिन क्या कुछ डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी हमारे सवालों का जवाब दे चुके हैं, जरा फटाफट से पहले इस पर एक नजर। अब ये मेरे ख्याल उसमें अली साहब पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या करना है, क्या है क्या नहीं। टाइम तो लगता है, अगर कोई रूल्स बनाओ उसमें टाइम तो लगता है। अब अच्छा यही होगा कि अगर अली साहब से पूछा, अली साहब को पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बिजनेस रूल तो जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा जो एक कन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और लोगों के बीच में है वो उसकी दूर हो जाएंगे। तो लिहाजा लगता है कि जल्दी ही बिजनेस रूल्स आ जाएगी। बिजनेस रूल्स में कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है अपनी पावर्स वैसी रखी है, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जो स्टेट की तरह से होती है। तो आप क्या कहते थे कि हम जमी गवर्नमेंट की बिजनेस रूल देते क्या? आप क्या चाहते थे? इसलिए जहां तक ताल्लुक है, बिजनेस रूल हमने अपने लिए नहीं रखा, ये लोगों के कामों के लिए। लोगों ने जो मैंडेट हमें दिया है उस मैंडेट को पूरा करने के लिए सरकार के पास जो पावर होती है, क्योंकि आपने देखा होगा अब असेंबली का क्या हाल है, ये एक सिनेमा थिएटर बना के रख दिया था, आज देखिए माइक्स की हालत क्या है, चलते ही नहीं है। तो इसलिए ये जम्मू कश्मीर का असेंबली है और यहाँ पे आपने, और हम नहीं कह रहे, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल MLA हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि जो पावर्स हैं सरकार के पास, क्योंकि सरकार के पास पहले MLAs के पास होंगी तो ऑटोमेटिक सरकार के पास होंगी। इसलिए पावर ये जरूरी नहीं कि हमें चाहिए, ये पूरी जो लोग भी जीत के आए हैं उनको पावर चाहिए, क्योंकि उनके पास एक मैंडेट है। लोगों का जो काम, जिस मैंडेट के लिए जो मैंडेट लोगों ने दिया है हम लोगों को, वो काम हमने पूरे करने हैं, वो वादे पूरे करने हैं। इसलिए उसके लिए बिजनेस रूल का बहुत बीजेपी ने डिस्क्रिमिनेशन की बात की परसों, अगर आपने देखा होगा, उन्होंने पवन गुप्ता ने फिगर्स भी दिखाए, उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखिए, जम्मू के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो जब पवन गुप्ता जी खुद मिनिस्टर थे और MOS फाइनेंस थे 2015 में, तो उनको पूछिए, आपके दौर की लिस्टें निकाल के देखें। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद और लीडर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का हमेशा एक खिता तो हमसे अलग हो गया, लेकिन जम्मू और कश्मीर जो दो खिते हैं इनको बराबर की हिस्से देना हमने हमेशा हमारी कोशिश रही और करते आए हैं। आज ये दरबार में देखें जो हमने किया, इन्होंने 10 साल में क्यों नहीं किया, ये तो हमें क्रेडिट जाता ना। आज देखा होगा, आज अब लोग जब वापस जाना शुरू हुए, क्योंकि ईद है अब, तो जब वापस जाना शुरू हुए फिर आपकी सड़कें खाली होनी शुरू हो गई हैं। तो अगर ये लोग जो दरबार मूव हुआ, कश्मीर से इतनी दुनिया ना आती तो बिजनेस पे कितना फर्क पड़ता था। इसलिए ये सिर्फ प्रेस गैलरी को एड्रेस करने के लिए एक अच्छा शब्द है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। बट अगर आप सही मायने में देखेंगे तो जम्मू के लोगों के साथ जब भी इंसाफ हुआ, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुआ। अब ये रियासत के नायब वजीर आला बता रहे थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास इख्तियारात भी होने चाहिए, डमी गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे। इसी वजह से मजबूत बिजनेस रूल्स भेजे गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर को। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबर भी ऐवान से पहले बोले हैं और ये कहा कि जिस तरीके से तरक्याती काम चल रहे हैं और जो कुछ होना चाहिए था, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। विक्रम रंधावा को फटाफट से सुन लेते हैं और उसके साथ साथ फौरन आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप कॉल करना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले विक्रम रंधावा को सुनते हैं जो ऐवान में दाखिल होने से पहले कुछ बात बता रहे थे मीडिया को। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है और नई बस्ती में करीबन 10 से भी ज्यादा यानी कि 14 दुकानें ऐसे हैं जिन्हें 7 दिन का जो है वो नोटिस दिया गया है कि दुकानें जो है वो खाली की जाए। इस समय हमारे साथ विधायक विक्रम रंधावा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आज उन्होंने प्रदर्शन भी करना है, इससे पहले भी उन्हें जो है वो नोटिस दिया गया था, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो 2 साल तक जो है इसको जो है वो आगे कर दिया गया था। दुकानदारों का ये कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है और इस समय दुकानदारों में काफी ज्यादा हड़कंप है और काफी ज्यादा चिंता जो है वो इस समय दुकानदारों में दिख रही है। देखिए, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे एक प्राइम प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है कि ये रिलीजियस जो हमारा लूप बन रहा है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंस है।
लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो नागरिक यहाँ के बशिंदे हैं, हमारे नागरिक, हमारे साथी हैं, हमारे लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हमने शुरू से इनकी लड़ाई में इनका साथ दिया है। ये 39 दुकानें हैं, पिछले 60-65 वर्षों से नई बस्ती सुतवारी रोड पे सरकार द्वारा बिठाए गए, ये खुद नहीं बैठे हैं, सरकार ने इनको अलॉट किए थे वो पीस ऑफ लैंड। छोटे छोटे दुकानदार है, को बहुत बड़े शोरूम्स नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक उनको रिहेबिलिटेट ना किया जाए तब तक उनको वहां से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। विकल्प, अपने रिहेबिलिटेट की बात की, उन्होंने भी यही कहा है कि विकल्प नहीं दिया जा रहा है। तो क्या सदन में ये आज मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि आज उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया जाएगा? डेफिनेटली वो अगर प्रदर्शन करेंगे तो स्थानीय विधायक होने के नाते हम उनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, आज नई बस्ती के दुकानदारों के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा और 14 के करीब दुकान ऐसी हैं जिन्हें 7 दिन का खाली करने का जो है वो नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई भी विकल्प उन्हें नहीं दिया गया है। इस प्रकार का दुकानदारों का जो है वो आरोप है कि यानी कि रिहेबिलिटेशन उन्हें जो है वो दूसरी जो वो मांग कर रहे थे कि उन्हें दूसरी जगह जा रहे थे, और एक तरफ जहां हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के खिलाफ सरगर्म है तो दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिदार भी इस पर जवाब दे रहे हैं। कॉलर्स की तरफ चलेंगे, फटाफट से आपकी कॉल्स प्रोग्राम में लेते हैं। आखिरी कुछ मिनट से आप कॉल करना शुरू करें। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और ये 4 नंबर्स जिनमें से किसी पर भी कॉल करें। टीवी की आवाज़ बंद कर लें जो फोन लाइन पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करना चाह रहा है। फर्स्ट कॉलर, हेलो। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर्नर साहब ठीक छुवाज, असल पाठ छुवाज? अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ज छुवाज उमर साहबन कोड यह नव कानून, अंदोनिया वालन थवन मुफ्त राशन 5-5 किलो, डिटेल थन सारी बसान आज संग्रामा वागूरा चूलस जाय 2 हतन मज 20 गर अंदोनिया, 1 तो 30 गर अति पड़ा। अमिस वन क्या जुलम अ बहुत शुक्रिया। सदा शुक्रिया कॉल करने बापत। यम साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस किस मंशूरस पर विचान जत पर तमो इलेक्शन ओस लोडबो तेले ओस कि अस दिमो 7 यूनिट बिजली मुफ्त। तम साथ वनुक कतन कि कमिस दिमो तो कमिस दिमो पतेल हुकूमतस मज आय वनुक वहां से दिमो ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पतेल बजट को पेश अतस में त्रयम कहानी और ये अल्पल ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख लोग टोटल हैं। ये बिल्कुल 95,000 के आसपास 1-1.5 लाख लोग हैं टोटल जिनको मिलेगा। अफसोस है जी, लेटेस्ट होप आपने बात रखी है अपनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे तक ये बात जाएगी क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिमेंट इस मामले को लेकर है, इधर टू डू ऑल या फिर रोक दीजिए सबका। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब, आज फिर इंडस्ट्री के हवाले मेरी बात है और पावर के हवाले से जी। एक तो इंडस्ट्री के हवाले ये है कि हमारे सीएम साहब ने परसों बताया कि 46 हमने नई इंडस्ट्रियल एस्टेट। एक तो हम चाहते हैं कि उनका स्टैटिक्स ये बताएं। देखो कार्तिक गोड़े इनके अफसर इनको बता रहे हैं, ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि ये हमारे साथ डिबेट पे आए, हम इनको बताएंगे हकीकत आप इंडस्ट्री की क्या लोगों को बताते हो। नंबर 1। नंबर 2, अगर बिजली के हवाले करीबन 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दफ्तरों के पास बकाया है। गवर्नमेंट से तो ये पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन आम गरीब, जिस गरीब को 2000-5000 बकाया है, आज सियाम के महीने में उनको बिजली काट दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता। और तीसरी बात ये है कि अपने जो असेंबली को फिक्र है डबल ये तनख्वाह हमें करो, 3 लाख रुपया हमें तनख्वाह करो, पहले गरीबी को ना सोचो ना। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर, हेलो जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, आपसे एक गुजारिश है जी। आप मुझे बताओ कि ये जो आपने जम्मू से श्रीनगर जो बारामूला रेल सर्विस थी ये कब स्टार्ट होगी? जम्मू से श्रीनगर बारामूला रेल सर्विस के बारे में उम्मीद तो ये थी कि शायद 26 जनवरी को चलनी थी, फिर डिले हो गया, कहा गया कि जनाब कुछ काम चल रहा है। अब ये इत्तलात है कि शायद बहुत जल्द इस सेशन के एंड में जो पार्लियामेंट का सेशन अभी चल रहा है शायद इसमें कोई फ्रेम आउट डेट आउट हो जाएगा। लेकिन बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है जम्मू का रेलवे स्टेशन, जहां पर प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं अभी, और उसमें शायद 1 महीने का वक्त और लग सकता है, जिसके बाद वो तैयार हो जाएंगे, शायद उसके बाद ही कोई चीज़ जो है वो चल सकती है। लेकिन जहाँ तक रेलवे मिनिस्टर की बात को हम देखें तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जी हम हरी झंडी दिखाएंगे क्योंकि तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है। होप सो कि बहुत जल्द ये चले। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है इस बारे में। एक नेक्स्ट कॉलर, हेलो नाम बताइएगा, कहां से? सर मोहम्मद वानी सुंबल सना वाली।
जी वानी जी साहब। अब्दुल्ला साहब बताएं। सर हमारा पंचायत है नैनी नारा सर जी, हमको एक बोरवेल मिला था इस साल के लिए 2024-25 में हुआ था वो सैंक्शन। अच्छा सर वो हमको पीडी लैंड के लिए था, वहाँ पर जगह नहीं मिली सर, वहाँ अच्छा। पर हमारी वो मशीन नहीं उतरी। अब इन्होंने गाँवों में लगाया वो सड़क पर, अच्छा। जबकि वो इरिगेशन पर्पज के लिए था, इसलिए वो पैसा जाया हो रहा है सर। इसी डी साहब बांडीपोरा को बताए कि वो खुद मौका देखे कि ये सही है कि गलत। तो जब ये लगाया गया था उस वक्त आप लोग उनके पास नहीं गए कि भैया ये अभी नहीं लगाया सर, अभी लगाया नहीं सर। अच्छा, हाँ मशीन लाई है सड़क पर गाँव में, जबकि वो इरिगेशन पर्पज के लिए था। इसी चलिए बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। होप सो कि और मज़कूरा मेंबर असेंबली साहब तक भी ये बात जाए और देखें कि किस हद तक ये मामला सही है। जी एक और कॉलर। हेलो जी, नाम बताइएगा, कहाँ से? ड्रॉप कीजिएगा, एक और कॉलर दे दीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हेलो नाम बताएं, कहाँ से? पनुन कतपेटचू पोर्टल पर मोहम्मद हाशिम रैना। मोहम्मद हाशिम रैना से वनीवज जनाब अस वन तो खुदा रा अक्षित कत। हेलो अहन वनी वनी बोजान छ अस वन तो जनाब अक्षित यम थाना 3 लाख रुपये या सही तनख्वाह कमो बनावट शाम चाय नून चुना आसान गई गोडनी सूरत। दोयम सूरत अहन वनी रहना सर दोयम सूरत अत आब प्रॉब्लम यह नलका आब सो नागनी सह पाइपर वोहन बंद गाम 2 3 गाम बरी आब निश जनाब तम पाइप वो हेकान अत लगित पचा आब ये कलन आव आब बारिश वोत आज 3 दह अ आब कन गो रहना साहब वनुक तम आब चवान। हेलो चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो नेक्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गवर्नर साहब ठीक छो? अल्हम्दुलिल्लाह। बस अहमदनगर पे अहमदनगर सरसैद आबाद कॉलोनी बसपोरा अहमदनगर। अहनज अगर खुदा करो यारी अमिस डॉक्टर बिलाल साहब देखो वजीर साहब डिप्टी कमिश्नर बेस म्यूनिसिपलिटी कमिश्नर सड़क पे अंदर अचो लॉन्ग बूट लगित नन वोर पकन बच पे खन कत कड़ माह रमजानस मो जरबदर पो ड्रेन यप त्रोक रूजा वूजा कह रब हज कोठन दान। अगर ये DC साहब मेहरबानी कर नजर या म्यूनिसिपल कमिश्नर जी है अत नजर खुदा करो यारी माह रमजानस मो तरहो कुस इलाक वनु तक कतन बसपुर अहमदनगर सरसैद आबाद कॉलोनी जारा कॉम्प्लेक्सस नश ब्रो पा पकुन यह सरसैद आबाद कॉलोनी बराबर कोठरदार रब गसान बाकी खर शर तो क्या करो तुम। चलो जनाब शुक्रिया इंशाल्लाह जरूर वातना ये शिकायत तुज डिप्टी कमिश्नर से दफ्तर। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद अमीन हकाक साहब गवर साहब नालबल नौशहरा हमलानिया कॉलोनी पे। जी हकाक साहब अर्ज मस्जिदन 1700 रुपये बिल यह चलान गोद मुफ्ती पे 1700 आज सोजन 2700 रुपये दा कत महल वाल क्या कर। बिल्कुल अख वक्त उसके मजहबी इदारन पावर दिन हुकूमत की तरफ मुफ्त और पत वनुक ना वन गई बिल बरन तो लेकिन यम सात सारनी खोल अत मज तो खोलमुत यमो मे उम्मीद कि CM साहब यम सात पावर मिनिस्ट्री बजट ग्रांट्स थी ब्रो तथ मज
थवन ओकुन ये ख्याल कि मजहबी इदारन बिजली हुन सिलसिल गोश्त इथे पे चलन इत पे ब्रोह काल चलान उस। चलिए जी लास्ट दो कॉल दे दीजिएगा जी प्रोग्राम की। हेलो जी, नाम बताइएगा, कहां से? बहुत शुक्रिया आप तमाम की कॉल्स का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जीके में कॉलिंग के सिलसिले को कल ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चलते चलते मुख्तलिफ इलाकों का मौसम भी, जैसे शुरुआत में आपको बताया था कि महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन थी अलग अलग इलाकों के अंदर बारिशों और बर्फबारी वक्फे वक्फे से होंगी, वो सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन इस दरमियान दर्जा हरारत में भी नुमायां कमी देखी गई है और वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ अजला का जो टेम्परेचर है, रात का दर्जा हरारत, वो आपके सामने है। चलिए श्रीनगर चलते हैं, जहां पर रात का कम से कम दर्जा 2.0 डिग्री, गांधरबल 2.4, पुलवामा 0.6, कुपवारा 4.4 और बारामुल्ला में 4.4। लेकिन आज 3 इलाकों के अंदर आपको बारिशें दिखेंगी। जम्मू आएंगे तो जम्मू के अंदर कम से कम रात का दर्जा 14.3 डिग्री, सांबा के अंदर 13.2, उधमपुर 11.8, किश्तवाड़ के अंदर 3.7 और पुंछ चलते हैं जहां पर रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। किश्तवाड़ और पुंछ में आज पूरे दिन बारिशें रहेंगी। जम्मू, सांबा और उधमपुर में बादल और धूप एक साथ आपको नजर आएंगे। तो ये तो था चंद स्टेशनों में रात किस तरीके से गुजरी है और मौसम का मिजाज का हाल जो हमने आपके सामने रख दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता अपने मेज़बान को आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेगी। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, जब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।